नमस्कार दोस्तों, बोधलोक YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप यानी फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये एसएससी, रेलवे, क्लास 9th कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जी बिल्कुल। और इस टॉपिक को समझना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और इस पूरी विस्तृत चर्चा का हमारा मुख्य उद्देश्य ना केवल तथ्यों को रटना नहीं है, मतलब मिशन ये है कि भारत के इस अद्भुत भूगोल को इतनी सरलता और गहराई से समझा जाए कि सारी तस्वीरें दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएं। भाषा बिल्कुल छात्रों के अनुकूल रहेगी, एकदम सरल। सही कहा आपने। रटना नहीं है बल्कि समझना है। बिल्कुल। अगर हम भारत के नक्शे को ध्यान से देखें ना, तो इसमें एक ही देश के अंदर हमें पूरी दुनिया के दर्शन हो जाते हैं। मतलब कहीं बर्फ से ढके विशाल पहाड़ हैं, कहीं मीलों तक फैले हरे भरे मैदान हैं। और कहीं तपता हुआ मरुस्थल भी है। हाँ, तो कहीं पठार और नीले समंदर के बीच बसे खूबसूरत द्वीप। मतलब सब कुछ एक साथ एक ही जगह पर मौजूद है। लेकिन सबसे पहला और सबसे स्वाभाविक सवाल जो मेरे दिमाग में आता है वो ये है कि आखिर इतनी विविधताओं वाले इस विशाल भूभाग का निर्माण हुआ कैसे? ये सवाल हमारी पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। अगर इस पूरे ढांचे को हम एक वैज्ञानिक नजरिए से समझे ना, तो इसका मूल आधार प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, यानी जो थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स है, वो है। तो इसे थोड़ा आसान भाषा में डिकोड करते हैं विद्यार्थियों के लिए। बिल्कुल। जिस जमीन पर हम चलते हैं या घर बनाते हैं, वो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है। इसे क्रस्ट कहा जाता है। आमतौर पर हमें ये लगता है कि ये पूरी जमीन एक एक ठोस और अखंड गोला है ना? हाँ बिल्कुल, एक सॉलिड बॉल की तरह। पर असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो क्रस्ट है, ये कई बड़ी और छोटी प्लेटों में बटा हुआ है। आप इसकी कल्पना एक उबलते हुए गाढ़े सूप या फिर चाय के ऊपर तैरती हुई मलाई के टुकड़ों से कर सकते हैं। इस घूमने की प्रक्रिया को संवहनीय धाराएं या कन्वेक्शनल करंट्स कहते हैं। मतलब ठीक वैसे ही जैसे गर्म सूप बर्तन में नीचे से ऊपर की ओर उठता और फिर ठंडा होके नीचे जाता है। बिल्कुल सटीक। इसी अंदरूनी हलचल और गति के कारण ये जो ऊपर तैरने वाली विशाल चट्टानी प्लेटें हैं ना, ये भी बहुत धीरे धीरे हमेशा खिसकती रहती हैं। ये सच में एक हैरान कर देने वाली बात है कि हमारी इतनी ठोस जमीन असल में लगातार तैर रही है और खिसक रही है। लेकिन अगर ये प्लेटें हमेशा गति में हैं, तो ये कभी ना कभी एक दूसरे के रास्ते में भी तो आती होंगी ना। मतलब इन प्लेटों की इस गति के कारण धरातल पर किस तरह के बदलाव आते हैं? इस पूरी भौगोलिक कहानी का जो टर्निंग पॉइंट है, वो यही गति है। जब ये प्लेटें खिसकती हैं, तो मुख्य रूप से 3 तरह की सीमाएं, ये बाउंड्रीज बनती हैं। 3 तरह की। हाँ, पहली स्थिति है अभिसारी सीमा, यानी कन्वर्जेंट बाउंड्री। यहाँ 2 प्लेटें एक दूसरे की तरफ आती हैं और बहुत ही भयंकर तरीके से आपस में टकरा जाती हैं। टकरा जाती हैं। हाँ, और दूसरी स्थिति है अपसारी सीमा, यानी डाइवर्जेंट बाउंड्री, जहाँ प्लेटें एक दूसरे से विपरीत दिशा में दूर खिसक जाती हैं। इससे जमीन फटती है और नया लावा बाहर आता है। और तीसरी स्थिति है रूपांतरण सीमा, यानी ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। यहाँ प्लेटें न तो टकराती हैं और ना ही दूर जाती हैं, बल्कि एक दूसरे के अगल बगल से रगड़ खाते हुए आगे पीछे खिसक जाती हैं। अच्छा, तो हमारे भारत का जो वर्तमान स्वरूप है, वो मुख्य रूप से इन्हीं प्लेटों के खिसकने और टकराने का ही एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक नतीजा है। बिल्कुल। और यहाँ पर इतिहास का एक ऐसा पन्ना खुलता है जो किसी भी जादुई कहानी से कम नहीं है। लाखों करोड़ों साल पहले भारत की भौगोलिक स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज दिखाई देती है। ये गोंडवाना लैंड नाम के एक प्राचीन और अति विशाल महाद्वीप का हिस्सा हुआ करता था। जी, गोंडवाना लैंड। उस समय आज का भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका, ये सब आपस में जुड़े हुए एक ही विशाल भूभाग थे। और यही वो समय था जब पृथ्वी के अंदर चलने वाली उन संवहनीय धाराओं ने इस विशाल गोंडवाना लैंड पे दबाव डालना शुरू किया। इन धाराओं की ताकत इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने इस विशाल भूभाग को कई टुकड़ों में तोड़ दिया। और इन्हीं में से एक टुकड़ा था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। बिल्कुल सही। टूटने के बाद इस प्लेट ने उत्तर दिशा की ओर एक बहुत लंबी और धीमी यात्रा शुरू की। लाखों सालों तक खिसकते रहने के बाद इस इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का सामना अपने से कहीं अधिक विशाल यूरेशियन प्लेट से हुआ। बाप रे,
ये कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी टक्करों में से एक थी। बिल्कुल। जब दो इतनी इतनी विशाल चट्टानी प्लेटें आपस में टकराएंगी तो उसका असर भी उतना ही भयानक और विशाल होगा। इस महाटकराव का धरातल पर क्या परिणाम हुआ? जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के बीच ये महाटकराव हुआ तो इन दोनों प्लेटों के बीच एक बहुत बड़ा सागर हुआ करता था, जिसे थेथिस सागर कहा जाता था। थेथिस सागर। हाँ, करोड़ों सालों से नदियां इस सागर में अपना मलबा, मिट्टी और अवसाद यानी सेडिमेंट्स जमा कर रही थीं। जब दोनों प्लेटें आपस में भिड़ी तो उनके बीच का वह सारा मलबा अत्यधिक दबाव के कारण सिकुड़ने लगा और ऊपर की ओर मुड़ने लगा। और इसी मुड़ाव और दबाव से दुनिया के सबसे ऊंचे वलित पर्वत यानी फोल्ड माउंटेन्स का निर्माण हुआ, है ना? बिल्कुल। और इन्हीं पर्वतों को आज पूरी दुनिया हिमालय के नाम से जानती है। इसका मतलब ये है कि आज जहां दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटियां आसमान को छू रही हैं, वहां कभी एक गहरा सागर हुआ करता था। हाँ, ये सोचना ही कितना अद्भुत है। ये भूगोल का एक ऐसा तथ्य है जो हमेशा रोमांचित करता है। तो चलिए इसी महान हिमालय पर्वत श्रृंखला की गहराई में चलते हैं और इसे विस्तार से समझते हैं। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर एक अभेद्य दीवार की तरह खड़ा है। जी, पश्चिम में सिंधु नदी के खड्ड से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक। हाँ, ये लगभग 2400 किलोमीटर की विशाल लंबाई में एक अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल के आकार में फैला हुआ है। ये लंबाई इतनी अधिक है कि इसे पार करना पुराने समय में लगभग असंभव माना जाता था। हिमालय के इस विशाल ढांचे को समझने के लिए इसे उत्तर से दक्षिण की ओर 3 समानांतर श्रृंखलाओं या पैरेलल रेंजेस में बांटा जाता है। सबसे उत्तरी और सबसे ऊंची श्रृंखला को हिमाद्री या ग्रेट हिमालयस कहा जाता है। ये हिमालय का सबसे मुख्य और कोर हिस्सा है। हिमाद्री श्रृंखला सच में बेहद खास है। इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला बनाती है। बिल्कुल। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और मकालू जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर इसी हिमाद्री का हिस्सा है। इसका जो मुख्य भाग है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बना है। ग्रेनाइट पृथ्वी के बहुत अंदर लावे के धीरे धीरे ठंडे होने से बनता है, जो ये साबित करता है कि ये हिस्सा कितनी गहराई से उठकर ऊपर आया है। और क्योंकि ये इतनी ऊंचाई पर है, ये साल के 12 महीने बर्फ की मोटी चादर से ढका रहता है। हाँ, यहीं से गंगोत्री और यमुनोत्री जैसे कई विशाल ग्लेशियर्स निकलते हैं, जो हमारी उत्तर भारत की नदियों का मुख्य स्रोत है। हिमाद्री से जब हम दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो जो दूसरी श्रृंखला आती है उसे हिमाचल या लघु हिमालय यानी मिडिल हिमालयाज कहा जाता है। इसकी ऊंचाई थोड़ी कम होती है ना? हाँ, इसकी ऊंचाई हिमाद्री से थोड़ी कम है, लगभग 3700 से 4500 मीटर के बीच। इस क्षेत्र की जो चट्टानें हैं वह अत्यधिक दबाव और गर्मी के कारण बहुत ज्यादा संपीड़ित और रूपांतरित हो चुकी हैं। पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत जैसी लंबी और महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं इसी मध्य हिमालय का हिस्सा हैं। और ये मध्य हिमालय का ही वो हिस्सा है जिसे आम लोग सबसे ज्यादा करीब से जानते हैं। वो कैसे? क्योंकि पर्यटन के नजरिए से देखा जाए तो कश्मीर की खूबसूरत घाटी, हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा और कुल्लू घाटियां और मसूरी, नैनीताल, रानीखेत जैसे तमाम प्रसिद्ध हिल स्टेशन इसी श्रृंखला में बसे हुए हैं। ऊंचाई कम होने और मौसम सुहावना होने के कारण ये क्षेत्र इंसानी बसावट और पर्यटन के लिए सबसे अनुकूल है। बिल्कुल सही कहा आपने। और इसके बाद आती है हिमालय की सबसे बाहरी और सबसे कम ऊंचाई वाली तीसरी श्रृंखला, जिसे शिवालिक या आउटर हिमालयास कहा जाता है। शिवालिक। हाँ, इसकी औसत ऊंचाई मात्र 900 से 1100 मीटर के बीच है। ये श्रृंखला उत्तर के मुख्य हिमालय से तेजी से बहकर नीचे आने वाली नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, कंकड़, बजरी और अवसादों के जमा होने से बनी है। यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है, क्योंकि ये शिवालिक श्रृंखला मुख्य रूप से नदियों द्वारा लाई गई असंगठित मिट्टी और अवसादों से बनी है, इसलिए ये हिमाद्री या हिमाचल जैसी कठोर चट्टानों वाली नहीं है। जी, और यही कारण है कि बारिश के मौसम में इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड्स देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मध्य हिमालय और इस शिवालिक श्रेणी के बीच में कुछ लंबी लंबी समतल घाटियां भी पाई जाती हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में दुन कहा जाता है। देहरादून, कोटली दुन और पाटली दुन इसके सबसे बेहतरीन उदाहरण हैं। ये तो बात हुई हिमालय के उत्तर से दक्षिण विभाजन की, लेकिन इसका एक और बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण है जो पश्चिम से पूर्व की ओर नदियों की घाटियों के आधार पर किया गया है।
वो क्षेत्रीय विभाजन है ना? हाँ, उदाहरण के लिए सिंधु और सतलुज नदी के बीच के पहाड़ी हिस्से को पंजाब हिमालय कहा जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर इसे कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। इसके आगे सतलुज और काली नदी के बीच के हिस्से को कुमाऊं हिमालय का नाम दिया गया है। और नेपाल हिमालय? वो काली और तीस्ता नदी के बीच आता है। और अंत में तीस्ता और दिहांग यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच के पूरे क्षेत्र को असम हिमालय के रूप में जाना जाता है। जब हिमालय पूर्व दिशा में आगे बढ़ता है तो एक बहुत ही दिलचस्प भौगोलिक घटना होती है। दिहांग गॉर्ज यानी ब्रह्मपुत्र नदी की गहरी खाई के पास पहुंचकर हिमालय अचानक एक हेयरपिन की तरह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है। एक तीखा मोड़ लेता है। हाँ, और भारत की पूर्वी सीमा के साथ एक मजबूत दीवार की तरह फैल जाता है। इस पूर्वी हिस्से को पूर्वांचल या पूर्वी पहाड़ियां कहा जाता है। पूर्वांचल की बनावट उत्तरी हिमालय से काफी अलग है। ये क्षेत्र मुख्य रूप से मजबूत बलुआ पत्थर या सैंडस्टोन से बना है, जो कि अवसादी चट्टानों का एक प्रकार है। भारी बारिश और अनुकूल मौसम के कारण ये पूरा इलाका घने जंगलों से ढका हुआ है। और पूर्वांचल की पहाड़ियों में पटकाई, नागा, मणिपुर और मिजो की पहाड़ियां शामिल हैं, जो म्यांमार के साथ भारत की प्राकृतिक सीमा तय करती हैं। बिल्कुल। पहाड़ों की इस विशाल और ठंडी दुनिया को समझने के बाद अगर थोड़ा नीचे की तरफ आएं तो भारत का एक बिल्कुल अलग ही स्वरूप नजर आता है। उत्तरी मैदान या द नॉर्दर्न प्लेन्स। इन मैदानों को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है, क्योंकि यहीं से देश की सबसे बड़ी आबादी को भोजन मिलता है। बिल्कुल। इन उत्तरी मैदानों के निर्माण की कहानी भी कम रोचक नहीं है। जी? जब हिमालय का निर्माण हो रहा था तो उसके ठीक दक्षिण में एक बहुत विशाल और गहरा बेसिन बन गया था, एक बहुत बड़ा गड्ढा। लाखों सालों तक हिमालय से निकलने वाली सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी विशाल नदियां अपने साथ पहाड़ों से काटकर बहुत सारी उपजाऊ मिट्टी, गाद और बालू लेकर आती रहीं। और इस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी या एलुवियल सॉइल कहा जाता है। हाँ, धीरे धीरे इन नदियों ने उस विशाल गड्ढे को इस जलोढ़ मिट्टी से पूरी तरह भर दिया, जिससे 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले इन विस्तृत और उपजाऊ मैदानों का निर्माण हुआ। आमतौर पर जब मैदानों की बात होती है तो दिमाग में एक बिल्कुल सपाट जमीन की तस्वीर बनती है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इन मैदानों को ऊंचाई, ढलान और मिट्टी की प्रकृति के आधार पर मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा जाता है। भाबर, तराई, भांगर और खादर। हाँ, इसे एक वाटर फिल्टर के उदाहरण से बहुत आसानी से समझा जा सकता है। ये तुलना बिल्कुल सटीक है। जब नदियां शिवालिक पहाड़ों से अचानक नीचे उतरती हैं तो उनका वेग कम हो जाता है और वे अपने साथ लाए गए बड़े बड़े कंकड़ और पत्थरों को पहाड़ों के ठीक नीचे एक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी संकरी पट्टी में जमा कर देती हैं। इसे भाबर कहते हैं। यह बिल्कुल किसी फिल्टर की सबसे ऊपरी परत जैसा है, जहां नदियां इन बड़े पत्थरों के बीच में जाकर गायब सी हो जाती हैं और पानी सतह के नीचे बहने लगता है। भाबर की इस कंकरीली पट्टी को पार करने के बाद ये पानी फिर से धरातल पर प्रकट होता है। ये दूसरा हिस्सा है जिसे तराई कहा जाता है। क्योंकि यहाँ ढेर सारा पानी अचानक सतह पर आ जाता है, ये पूरा क्षेत्र बहुत दलदली, नम और गीला हो जाता है। और इसी नमी और दलदल के कारण तराई क्षेत्र में ऐतिहासिक रूप से बहुत घने जंगल और विविध वन्यजीव पाए जाते हैं। दुधवा और काजीरंगा जैसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान इसी तराई बेल्ट का हिस्सा हैं। तराई के दक्षिण में उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा हिस्सा आता है, जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र या भांगर कहा जाता है। ये इलाका नदियों के वर्तमान बाढ़ वाले स्तर से थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है और एक चबूतरा टेरेस जैसा दिखता है। इस मिट्टी में समय के साथ कैल्शियम जमा हो जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ कहते हैं। और चौथा तथा सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है खादर। ये नदियों के बिल्कुल किनारे वाला निचला इलाका है। जब भी नदियों में बाढ़ आती है तो पानी अपने साथ एकदम नई, बारीक और फ्रेश जलोढ़ मिट्टी लेकर आता है, जो इन किनारों पर बिछ जाती है। क्योंकि ये मिट्टी हर साल बाढ़ के साथ रिन्यू होती रहती है, इसलिए ये पूरे भारत की सबसे उपजाऊ जमीन है। गहन कृषि के लिए ये क्षेत्र किसी वरदान से कम नहीं है। भौगोलिक विस्तार के आधार पर इन मैदानों को 3 प्रमुख नदी प्रणालियों में बांटा गया है। पश्चिमी हिस्से में सिंधु और उसकी सहायक नदियों द्वारा बना पंजाब का मैदान है, और मध्य भाग में घग्गर से लेकर तीस्ता नदी तक फैला गंगा का मैदान है, जिसमें हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल के कुछ हिस्से आते हैं। और सबसे पूर्व में
ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया गया ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जो मुख्य रूप से असम में स्थित है। पंजाब के मैदानों की बात करते हुए एक शब्द का जिक्र बहुत जरूरी है, दोआब। ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो यानी संख्या 2 और आब यानी पानी या नदी। तो दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को दोआब कहा जाता है। और पंजाब शब्द का मतलब ही है 5 नदियों की भूमि, पंच और आब। बिल्कुल। उपजाऊ मैदानों की इस चर्चा के बाद अब रुख करते हैं भारत के सबसे प्राचीन और सबसे स्थिर भूभाग का, जिसे प्रायद्वीपीय पठार या पेनिनसुलर प्लेट्यू कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की कहानी ही सबसे अलग है। जब हमने गोंडवाना लैंड के टूटने की बात की थी, तो ये पठार उसी प्राचीन गोंडवाना लैंड का सबसे स्थिर और पुराना हिस्सा है। इसका आकार एक मेज की तरह है, जो आसपास के मैदानों से ऊपर उठा हुआ है। यह पठार बहुत ही पुरानी रवेदार आग्नेय यानी इग्निस और रूपांतरित चट्टानों से बना है। आग्नेय चट्टानें सीधे पिघले हुए लावे के ठंडे होने से बनती हैं और रूपांतरित चट्टानें वे हैं जिनका रूप लाखों सालों की अत्यधिक गर्मी और दबाव के कारण बदल चुका है। इस पूरे विशाल पठार को मुख्य रूप से 2 बड़े हिस्सों में बांटा जाता है और इसका विभाजन करती है बीचों बीच बहने वाली नर्मदा नदी। नर्मदा नदी के उत्तर वाले हिस्से को मध्य उच्च भूमि या सेंट्रल हाईलैंड्स कहा जाता है। इस मध्य उच्च भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा मालवा का पठार है। इसके दक्षिण में विंध्य पर्वत श्रृंखला एक मजबूत सीमा बनाती है और उत्तर पश्चिम की तरफ अरावली की प्राचीन पहाड़ियां हैं। इस पूरे क्षेत्र का ढलान दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। इसका पता इस बात से चलता है कि चंबल, सिंध, बेतवा और केन जैसी नदियां इसी दिशा में बहकर आगे जाकर यमुना में मिल जाती हैं। नर्मदा नदी के दक्षिण में जो हिस्सा है वो एक उल्टे त्रिकोण के आकार का है। इसे दक्कन का पठार कहा जाता है। यह उत्तर में सतपुड़ा की पहाड़ियों से शुरू होकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला है। दक्कन के पठार की सबसे अनूठी विशेषता है इसका उत्तर पश्चिमी हिस्सा, जिसे दक्कन ट्रैप कहा जाता है। यह पूरा इलाका काली मिट्टी से ढका हुआ है। इस काली मिट्टी का इतिहास बहुत ही हिंसक रहा है ना? हाँ, लाखों साल पहले इस इलाके में जमीन फट गई थी और दलारों से भारी मात्रा में ज्वालामुखी का लावा बाहर निकलकर मीलों तक फैल गया था। समय के साथ जब ये लावा ठंडा होकर बेसॉल्ट चट्टानों में बदल गया और फिर मौसम की मार से वो चट्टानें टूटी, तो उससे इस काली मिट्टी का निर्माण हुआ। यही वजह है कि ये मिट्टी कपास या कॉटन की खेती के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन मिट्टी मानी जाती है। बिल्कुल। इसी दक्कन के पठार के दोनों किनारों पर 2 बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इन दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत ही जरूरी है। पश्चिमी घाट भारत के पश्चिमी तट यानी अरब सागर के बिल्कुल समानांतर एक ऊंची दीवार की तरह खड़े हैं। पश्चिमी घाट की खासियत यह है कि ये बिल्कुल लगातार हैं, कॉन्टिन्यूअस हैं। इन्हें पार करना आसान नहीं है। इसके लिए केवल कुछ प्राकृतिक दर्रों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट। इनकी ऊंचाई भी काफी अधिक है, औसतन 900 से 1600 मीटर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है, वो भी पश्चिमी घाट में ही स्थित है। पश्चिमी घाट इतने ऊंचे और लगातार होने के कारण एक बहुत बड़ा काम करते हैं। जब दक्षिण पश्चिम मानसून की हवाएं अरब सागर से नमी लेकर आती हैं, तो वे इन ऊंचे पहाड़ों से टकराती हैं और घाट के पश्चिमी ढलान पर मूसलाधार बारिश करती हैं। इसी भारी बारिश के कारण पश्चिमी घाट दुनिया के प्रमुख जैव विविधता वाले क्षेत्रों में गिने जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर पूर्वी घाट को देखा जाए तो उनकी स्थिति बिल्कुल अलग है। पूर्वी घाट बंगाल की खाड़ी के समानांतर तो हैं, लेकिन वे पश्चिमी घाट की तरह लगातार नहीं हैं। वे टूटे हुए और अनियमित हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रायद्वीपीय पठार का पूरा ढलान पूर्व की ओर है। इसलिए गोदावरी, महानदी, कृष्णा और कावेरी जैसी विशाल नदियों ने बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले इन पूर्वी घाट के पहाड़ों को कई जगहों से बुरी तरह काट दिया है। इनकी ऊंचाई भी काफी कम है, औसतन सिर्फ 600 मीटर। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। पहाड़ों, मैदानों और पठारों के बाद भारत के भौगोलिक स्वरूप में एक और बहुत ही दिलचस्प रंग है। अरावली पहाड़ियों के पश्चिमी किनारे की तरफ अगर जाया जाए तो वहां भारतीय मरुस्थल यानी थार का मरुस्थल नजर आता है।
ये एक ऐसा इलाका है जहां अरावली की पहाड़ियां मानसून की हवाओं के समानांतर पड़ जाती हैं, जिसके कारण वहां बारिश नहीं हो पाती। थार मरुस्थल में साल भर में 150 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है। पानी की कमी के कारण ये इलाका बहुत ही खुश्क है और यहाँ वनस्पति ना के बराबर पाई जाती है। जब तेज हवाएं चलती हैं तो वे अपने साथ बालू उड़ा ले जाती हैं और रेत के बड़े बड़े टीले बना देती हैं। इनमें से आधे चांद के आकार वाले रेत की टीलों को बरकान कहा जाता है, जो इस इलाके की बहुत ही प्रमुख पहचान है। पानी की इतनी कमी के बावजूद इस पूरे विस्तृत मरुस्थलीय क्षेत्र में लूनी नाम की एकमात्र बड़ी नदी बहती है। मरुस्थल की इस सूखी रेत से निकलकर अगर भारत के बिल्कुल किनारों पर नजर डाली जाए तो प्रायद्वीपीय पठार और समुद्र के बीच हमें लंबे तटीय मैदान या कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं। पश्चिमी तट, जो अरब सागर और पश्चिमी घाट के बीच फंसा हुआ है, वो एक बहुत ही संकरी पट्टी है। पश्चिमी तटीय मैदान को उत्तर से दक्षिण की ओर समझने के लिए 3 हिस्सों में बांटा गया है। सबसे उत्तरी हिस्सा, जो महाराष्ट्र और गोवा के किनारे है, उसे कोंकण तट कहते हैं। बीच का हिस्सा, जो मुख्य रूप से कर्नाटक में पड़ता है, उसे कन्नड़ मैदान कहा जाता है। और सबसे दक्षिणी हिस्सा, जो केरल के साथ चलता है, उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। इसके ठीक विपरीत दिशा में है हमारा पूर्वी तट, जो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच स्थित है। ये पश्चिमी तट की तुलना में बहुत अधिक चौड़ा और समतल है। पूर्वी तट के उत्तरी भाग को उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है। पूर्वी तट के इतना चौड़ा होने का एक बहुत ही स्पष्ट भौगोलिक कारण है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, पूर्व की ओर बहने वाली महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां जब समुद्र में मिलती हैं तो उनकी गति बहुत धीमी हो जाती है। वो अपने साथ लाई गई भारी मात्रा में मिट्टी और गाद को मुहाने पर जमा कर देती हैं, जिससे विशाल डेल्टा का निर्माण होता है। इन्हीं डेल्टाओं ने इस तट को इतना चौड़ा बना दिया है। इसी पूर्वी तट पर उड़ीसा में चिल्का झील भी स्थित है, जो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध झील है। भारत की मुख्य भूमि से जुड़ी इन सभी आकृतियों को देखने के बाद हमारी भौगोलिक यात्रा अब समुद्र के बीचों बीच पहुंचती है, जहां भारत के द्वीप समूह या आइलैंड्स स्थित हैं। भारत के अधिकार क्षेत्र में 2 बहुत ही प्रमुख और बड़े द्वीप समूह आते हैं। इनमें से पहला है केरल के मालाबार तट के पश्चिम में अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप। लक्षद्वीप समूह की बनावट अपने आप में विज्ञान का एक चमत्कार है। ये द्वीप पत्थरों या ज्वालामुखी से नहीं, बल्कि प्रवाल यानी मूंगे से बने हैं। मूंगे से? हाँ, प्रवाल बहुत ही छोटे समुद्री जीव होते हैं जो छिछले और गर्म पानी में पनपते हैं। जब ये जीव मरते हैं तो उनके शरीर से निकला कैल्शियम कार्बोनेट का घोल वहीं जमा हो जाता है। लाखों करोड़ों सालों तक इन जीवों के घोल के एक के ऊपर एक जमा होने से ही इन द्वीपों का निर्माण हुआ है। ऐसे गोल या घोड़े की नाल के आकार वाले प्रवाल द्वीपों को अटोल भी कहा जाता है ना? जी बिल्कुल। लक्षद्वीप बहुत ही छोटे द्वीपों का समूह है और इसका प्रशासनिक मुख्यालय कवरत्ती द्वीप पर स्थित है। अब अगर दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में देखें तो वहां द्वीपों की एक लंबी श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की ओर फैली हुई नजर आती है। इसे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह आकार में लक्षद्वीप से कहीं अधिक बड़े हैं और इनकी संख्या भी बहुत ज्यादा है। इनकी उत्पत्ति की कहानी लक्षद्वीप से बिल्कुल अलग है। माना जाता है कि ये द्वीप असल में समुद्र में डूब चुकी पर्वत श्रृंखलाओं के ऊंचे शिखर हैं। क्योंकि ये पूरा क्षेत्र विषुवत रेखा यानी इक्वेटर के काफी करीब है, इसलिए यहाँ की जलवायु बहुत ही गर्म और नम होती है और यहाँ बेहद घने जंगल पाए जाते हैं। इसके साथ ही भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी इसी अंडमान और निकोबार के बैरन द्वीप पर स्थित है। तो अगर इस पूरी विस्तृत भौगोलिक चर्चा को एक साथ पिरोकर देखा जाए तो ये स्पष्ट हो जाता है कि भारत का भौतिक स्वरूप कितना संतुलित और एक दूसरे का पूरक है। उत्तर के विशाल पहाड़ हमारे देश को सिर्फ ठंडी हवाओं से ही नहीं बचाते, बल्कि वे हमारे लिए पानी और कीमती जंगलों का सबसे बड़ा स्रोत है। पहाड़ से नीचे उतरते ही जो उत्तरी मैदान हैं, वे हमारे देश का अन्न भंडार हैं, जिनके बिना इतनी बड़ी आबादी का पेट भरना असंभव है। प्रायद्वीपीय पठार विभिन्न प्रकार के खनिजों का खजाना है, जिसने हमारे देश में उद्योगों की नींव रखी है। और हमारे तटीय क्षेत्र तथा द्वीप समूह मछली पकड़ने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन बंदरगाह प्रदान करते हैं। ये संतुलन सच में अद्भुत है।
लेकिन इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत ही गंभीर विचार सामने आता है जिस पर आगे सोचने की जरूरत है। वो क्या? हमने ये समझा कि कैसे लाखों सालों में ग्लेशियरों से पिघलने वाले पानी और नदियों ने उत्तरी मैदानों को उपजाऊ बनाया है, लेकिन आज जिस तरह से जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हिमालय के ग्लेशियर अभूतपूर्व तेजी से पिघल रहे हैं, जरा सोचिए भविष्य में क्या होगा। ये तो बहुत गंभीर बात है। हाँ, जब इन नदियों का मूल स्रोत ही सूख जाएगा तो क्या ये विशाल मैदान अपना उपजाऊपन खोकर बंजर नहीं हो जाएंगे? और टेक्टोनिक प्लेट्स का खिसकना तो आज भी जारी है। हिमालय हर साल थोड़ा और ऊंचा हो रहा है। जरा सोचिए, लाखों साल पहले हुए इस टकराव की वजह से जो भूगोल आज हम पढ़ रहे हैं वो हजारों साल बाद कैसा दिखेगा? ये सच में एक बहुत ही गहरा और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार है। यानी भारत का भूगोल सिर्फ धीमी गति से खिसकती टेक्टोनिक प्लेटों के कारण ही नहीं बदल रहा है, बल्कि आज ये मानवीय गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन के कारण भी बहुत तेजी से बदल सकता है। इस विचार के साथ आज की ये विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है। जी बिल्कुल। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वे इस जानकारी को सिर्फ याद न करें बल्कि अपने आसपास की दुनिया को इसी भौगोलिक नज़रिए से समझें। अपनी जिज्ञासा को हमेशा जिंदा रखिए और सीखते रहिए।